हेलो, वेलकम बैक एट माय चैनल चौहान क्लासेज। चौहान क्लासेज में आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा भाग है ये राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश इस क्षेत्र, इससे पहले मैंने दो किया राजस्थान से संबंधित। पिछले 3 वीडियोज में मैंने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और मध्य अरावली पर्वतमाला के विषय में विस्तार से बतलाया था। आज हम राजस्थान का तीसरा भाग है, वह है राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसको विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, इसके अंतर्गत राजस्थान का क्षेत्र कितना आता है? 23.3% भाग आता है। अर्थात ये राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का 23.3% है। और इस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी निवास करती है? 39% है। जनसंख्या 39% है। अर्थात राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% इस भाग में निवास करती है। अवशेष किसका है? यह भाग 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष मैंने बताया था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, खारे पानी की झीलें, और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर के अवशेष हैं। निर्माण कौन सी युग में हुआ था? प्लीस्टोसीन युग में। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। मिट्टी के इनके द्वारा हुआ, नदियों द्वारा निर्माण हुआ। मिट्टी कैसी है? जब नदियां मिट्टी लाती हैं तो मिट्टी कैसी होगी? जलोढ़। यहाँ की मिट्टी जलोढ़, दोमट या कछारी। यहाँ की मिट्टी जलोढ़, दोमट और कछारी है। क्या विशेषता है यहाँ की? कृषि के लिए ये मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? सर्वार्थिक कृषि के लिए उपयुक्त होती है। सर्वार्थिक उपयुक्त। जब नदियां हैं, जल आसानी से प्राप्त हो रहा है, कृषि योग्य है, तो जहाँ कृषि व नदियां जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है तो वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। क्या है इसमें? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ अर्थात यह है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का उत्तरी भाग
गंगा व यमुना के दो आयाम से जुड़ जाता है। अर्थात गंगा व यमुना का जो मैदान है उस और राजस्थान का पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान का उत्तरी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग गंगा यमुना के दो आव क्षेत्र से मिल जाता है। इस पूर्वी मैदान के पूर्वी मैदान को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस मैदान के दक्षिणी मैदान को या दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान और पूर्वी भाग को मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। अब देखो आगे, पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या है? माही बेसिन। दूसरा बनास बेसिन। तीसरा चंबल बेसिन और चौथा है बाणगंगा बेसिन। पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला लेते हैं माही बेसिन। माही बेसिन। माही बेसिन किसे कहेंगे? माही बेसिन राजस्थान का वह भाग है जहां माही व माही की सहायक नदियां सोमजाखम बहती हैं। वह क्षेत्र माही बेसिन कहलाता है। तो क्या परिभाषा हुई इसकी? माही अपवाह तंत्र, माही नदी अपवाह तंत्र माही बेसिन के अंतर्गत आ जाता है। उपनाम क्या था माही बेसिन के? कई उपनाम हैं, कई उपनाम हैं। स्कंद पुराण में माही बेसिन को कुमारिका खंड, क्या है? कुमारिका खंड। किसमें कहा है इसे? स्कंद पुराण में। नागखंड, और बागुड़ी क्षेत्र या प्रदेश, पुष्प क्षेत्र। प्राचीन काल समय में यहाँ जंगल व पुष्पों के वृक्ष आदि थे, इसलिए इस क्षेत्र को पुष्प क्षेत्र कहा गया। और व्याघ्रवाट क्यों कहा गया? क्योंकि इस क्षेत्र में प्राचीन समय में बाघ अधिक थे, इसलिए इस क्षेत्र को व्याघ्रवाट कहा गया।
और वांगड़। यहाँ भीलों की भाषा बागड़ी अधिक बोली जाती है, इसलिए वांगड़ क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। और देखो क्या उपनाम है इस क्षेत्र के, माही बेसिन के क्या क्या उपनाम है जो तुमने कभी पढ़े नहीं होगे, आज पढ़ोगे। उपनाम है पाताल लोक और गुप्त प्रदेश। ऋषि मुनियों ने इस क्षेत्र को पाताल लोक या गुप्त प्रदेश के भी कहा था। इसके देखो और भी हैं। कांठल किसे कहेंगे? प्रतापगढ़। वर्तमान में जो प्रतापगढ़ है उसे कांठल कहा जाता है। वर्तमान प्रतापगढ़ या प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम। अब कांठल क्यों इस क्षेत्र को कहा गया? देखो, कांट प्लस अल, काठ प्लस अल। कांट मीन्स होता है किनारा और अल का अर्थ होता है क्षेत्र, अर्थात माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र कांठल कहलाया। इसलिए माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। और माही नदी को क्या कहते हैं? कांठल की गंगा। तो ये तो थे माही बेसिन के उपनाम। अब आते हैं छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान देखो, माही नदी के बेसिन में ही छप्पन का मैदान है। और छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में है। तो दोनों में फर्क याद रखना। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ की परिभाषा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच, बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों के समूह या नदी नालों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं। छप्पन का मैदान कहते हैं। आगे देखो, और इस क्षेत्र का ढाल, तो 56 का मैदान समझ में आया। देखो क्या है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच जो 56 गांवों या 56 नदी नालों का समूह है उसे 56 का मैदान कहते हैं। इस क्षेत्र का प्रमुख बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध, जो राज्य का सबसे लंबा बांध है और आदिवासियों का भी आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध भी है। यहाँ पर बेणेश्वर धाम है
बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले में नवटा पार नामक स्थान के नज़दीक है। कहाँ पर है ये? नवटा पार डूंगरपुर, नवटा पार डूंगरपुर। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का विशाल मेला लगता है। इस मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। यहीं पर माही, कौन कौन सी नदियां हैं? माही, सोम, जाखम नदियों के संगम पर, माही, सोम, जाखम नदियों के संगम पर ये स्थान स्थित है। यहाँ खंडित शिवलिंग है। यहाँ खंडित शिवलिंग है। इस शिवलिंग को वैसे तो ब्रह्मखंड कहते हैं। खंडित शिवलिंग है। इस पीठ की, इस शिवलिंग की स्थापना संत माओजी, स्थापना किसने की? संत माओजी ने की थी। यहीं पर, कहाँ पर? बेणेश्वर में ही निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और बेणेश्वर में ही क्या क्या है? देखो, औदिच्य ब्राह्मण समाज की प्रमुख पीठ है। बेणेश्वर धाम समझ में आया होगा थोड़ा। इसके बाद देखो, 1178 ईस्वी में मेवाड़ के राजा सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी में मेवाड़ के राजा सामंत सिंह ने बांगड़ राज्य की स्थापना की थी। देखो, 1178 ईस्वी में मेवाड़ के राजा, क्या नाम था? सामंत सिंह। सामंत सिंह ने बांगड़ राज्य की स्थापना की। राज्य की स्थापना की। इस सामंत सिंह ने अपनी राजधानी बड़ौदा या आसपुर डूंगरपुर बनाई थी। आसपुर डूंगरपुर बनाई थी। इसके बाद क्या हुआ? 1524 ईस्वी में 1524 में महारावल उदय सिंह ने बांगड़ राज्य के 2 भाग कर दिए। बांगड़ राज्य के 2 भाग किए। माही नदी के पूर्वी भाग को, माही नदी के
जैसे ये माई नदी है, माही नदी के पूर्वी भाग को, माही नदी के पूर्वी भाग को बांसवाड़ा और पश्चिमी भाग को डूंगरपुर में विभक्त कर दिया। अर्थात माही नदी के पूर्वी भाग बांसवाड़ा और पश्चिमी भाग डूंगरपुर है। यह तो था माही बेसिन। अब लेते हैं बनास बेसिन, दूसरा बनास बेसिन। देखो बनास बेसिन, बनास बेसिन किसे कहेंगे? वही बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र को बनास बेसिन कहते हैं। बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र को बनास नदी व बनास बेसिन कहते हैं। बनास नदी का उद्गम क्या है? खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। ये बनास नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। तो बनास बेसिन में राजस्थान के 6 जिले सम्मिलित हो जाते हैं। अब बनास बेसिन में देखो, बनास बेसिन में, बनास बेसिन राजस्थान के 6 जिले हो जाते हैं। बनास बेसिन के दक्षिणी भाग को, बनास बेसिन के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान कहते हैं। मेवाड़ के मैदान में सर्वाधिक, इस क्षेत्र में या मेवाड़ के मैदान में सर्वाधिक फसल मक्का है। यहाँ की प्रमुख फसल मक्का है। फिर ये तो हुआ दक्षिणी भाग। बनास नदी के दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान, बनास नदी के पूर्वी भाग को, बनास नदी के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? मालपुरा, मालपुरा करौली का मैदान। पूर्वी भाग को मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। अब आता है, ये 2 चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। खेराड़ और माल खेराड़, खेराड़ माल खेराड़। यह पहले खेराड़ी समझो, किसे कहते हैं? खेराड़। भीलवाड़ा की जहाजपुर, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील, जहाजपुर तहसील से टोंक जिले तक, टोंक तक या टोंक तक जो पठारी भाग है उसे खेराड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खेराड़ कहते हैं। इस क्षेत्र
बनास बेसिन का या बनास बेसिन में प्रमुख बांध बीसलपुर बांध है। कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध है। कहाँ पर है? कोटा रायसिंह कस्बा टोंक में। यह बीसलपुर बांध राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इस बांध की रूपरेखा चौहान वंशी शासक विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ने की थी। बीसलपुर बांध में 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदी है? एक तो बनास, खारी और डाई। देखो संगम, देखो बनास बेसिन में कौन कौन से संगम आती हैं? माई बेसिन में तो बेणेश्वर में संगम था, माई सोम जाखम का। बनास बेसिन में संगम देखो, एक तो बीगोल, बनास बेसिन में संगम, नदियों के संगम, नदियों के संगम। कौन कौन से संगम है? देखो, पहला है बीगोल, भीलवाड़ा में। किन का? बनास, बीडच और मेनार। नदियाँ कौन कौन सी हैं? बनास में क्या होती है? बेडच या आयरन नदी मिल जाती है, और मेनार। इन तीनों नदियों का संगम है। दूसरा संगम कौन सा है? बीसलपुर। दूसरा संगम है कहाँ पर? बीसलपुर। बनास नदी पर दूसरा संगम है बीसलपुर। कहाँ पर? कोटा रायसिंह टोंक। कौन कौन सी नदियां हैं? बनास नदी में खारी और डाई नदियां मिल जाती हैं। इन 3 नदियों का संगम है, इसलिए बनास नदी पर 2 त्रिवेणी संगम हुए, एक तो बीगोल और दूसरा बीसलपुर। बीसलपुर नामक स्थान पर ही राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर परियोजना है। इस बीसलपुर बांध से जयपुर शहर एवं नसीराबाद, अजमेर, केकड़ी नगरों को पेयजल सुविधा उपलब्ध है। टोंक का, एक मिनट सुन लो, टोंक का प्राचीन नाम टोकरा गांव था। ये टोकरा गांव भोला नामक ब्राह्मण को जयपुर के शासक ने उपहार स्वरूप दिया था। टोंक को वर्तमान में नवाबों की नगरी कहते हैं। हाँ, बनास बेसिन में ये तो हुआ नदियों का संगम। बनास नदी मैंने बताया था, बनास नदी के दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान और पूर्वी भाग को मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। अब तीसरा लेते हैं चंबल बेसिन। तीसरा भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश का चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में
चंबल व चंबल की सहायक नदियां बहती हैं। इस क्षेत्र का ढाल पहले तो उत्तर की ओर है, पहले उत्तर की ओर, फिर पूर्व की ओर हो जाता है। इसलिए चंबल नदी पहले तो उत्तर की ओर बहती है, फिर उत्तर से किधर बहने लग जाती है, पूर्व की ओर बहती है। खादर, क्या? खादर। खादर क्या है? चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर तक गहरे जो खड्डे बन जाते हैं उसे खादर कहते हैं। अर्थात चंबल नदी बेसिन में जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच जाता है उसे खादर कहते हैं। फिर आता है खादर को ही स्थानीय भाषा में बीहड़ भी कहा जाता है। फिर आता है उत्खात क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करने वाली नदी चंबल नदी है। और सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन के कारण उत्खात बन जाते हैं, अर्थात मिट्टी के लगातार कटाव से जो गहरे खाई सी बन जाती है उसे उत्खात कहते हैं। सर्वाधिक उत्खात कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। सर्वाधिक उत्खात सवाई माधोपुर में है। डांग, डांग किसे कहते हैं? दस्यु पीड़ित क्षेत्र को, दस्यु पीड़ित क्षेत्र को, दस्यु पीड़ित क्षेत्र को डांग कहा जाता था। डांग की रानी, डांग की रानी करौली को कहते हैं। इस क्षेत्र में प्राचीन समय में डाकू अधिक थे, इसलिए इस क्षेत्र को दस्यु पीड़ित या डांग क्षेत्र कहा जाता था। डांग की रानी करौली है। 2004 में, कब? 2004 में डांग विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार ने राजस्थान के 8 जिले, कौन कौन से? 4 तो कोटा संभाग के और 4 भरतपुर संभाग के में चलाया गया। उन्नीस सौ 89 में देखो ये कार्यक्रम और चलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा। 1989 में कंदरा विकास कार्यक्रम राज्य के 8 जिलों में, वही 4 कोटा के, 4 कोटा संभाग के और 4 भरतपुर संभाग में चलाया गया। 8 जिलों में चलाया गया। इसके बाद आता है बीहड़। बीहड़ जो उत्खात के कारण या लगातार मिट्टी के अपरदन के कारण ऊंची ऊंची
टीले और नीचे खाई सी बन जाती है, उस क्षेत्र को बीहड़ कहा जाता है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जिला, सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला जिला धौलपुर है। अब चंबल बेसिन में भी एक त्रिवेणी संगम है। चंबल बेसिन का त्रिवेणी संगम, देखो कहाँ पर त्रिवेणी संगम? का प्रमुख त्रिवेणी संगम रामेश्वरम। कहाँ पर है? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। एक ही बड़ा संगम सवाई माधोपुर। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? देखो कौन कौन सी नदियां? चंबल में बनास मिल जाती है और सीप। ये त्रिवेणी संगम है। इसी त्रिवेणी संगम पर एक मेला लगता है जिसे मीणाओं का कुंभ कहा जाता है। यह मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। ये तो हुआ चंबल बेसिन। अब चौथा अपना लेते हैं बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन बाणगंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र को बाणगंगा बेसिन कहते हैं। जिले आते हैं इसमें जयपुर और भरतपुर। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी बाणगंगा है, गंभीर है, और जयपुर और भरतपुर। यह क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है। सर्वाधिक उपजाऊ है। इसी क्षेत्र में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। इसी क्षेत्र में राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव अभयारण्य स्थित है। इसी क्षेत्र देखो बाणगंगा बेसिन में ही बैराट नामक स्थान है। कौन सा स्थान? बैराट नामक स्थान है। बैराट का प्राचीन नाम या महाभारत कालीन नाम विराटनगर था। कौन सा था? विराटनगर था। बैराट जयपुर जिले में स्थित है। यहीं से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है। यहीं पर प्राचीन समय में बैराट की सभ्यता विकसित हुई थी। बैराट की सभ्यता में मौर्यकालीन
महाभारत कालीन और बुद्ध कालीन तीनों कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट की बीजक पहाड़ी से अशोक का मौर्यकालीन अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। ये शिलालेख मौर्यकालीन है क्योंकि अशोक का है। यहीं से भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और यहीं के राजा थे महाराजा विराट। इसी क्षेत्र में पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था और बाणगंगा नदी का उद्गम है। बाणगंगा नदी वैसे प्राचीन समय में यमुना नदी में मिलती थी, परंतु वर्तमान में ये भरतपुर जिले में ही कुशलपुरा में विलुप्त हो जाती है। इसलिए बाणगंगा को रुंडित नदी भी कहा जाता है। धन्यवाद। तो आज का मेरा टॉपिक ये कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।